नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को डिटेल में समझा था। आज हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये इंस्टीट्यूशन इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 148 की। तो इस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका ऑफिस एस्टैब्लिश किया है। मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। ये हेड करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। ये पूरा डिपार्टमेंट देश के अकाउंट्स और ऑडिट को मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि फंड सही जगह यूज हो रहे हैं। इसी वजह से केग को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये सेंटर और स्टेट्स दोनों की फाइनेंशियल सिस्टम पर नज़र रखता है ताकि पैसा बेवजह खर्च ना हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एक और इम्पोर्टेंट रोल केग का ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहोल्ड करता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। मतलब पैसा सिर्फ वही खर्च हो जो लॉ के हिसाब से अलाउड है। और हाँ, इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा था केग शैल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन ही केग की वैल्यू बता देती है। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ केग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट की। तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के वारंट अंडर हैंड एंड सील के थ्रू। मतलब इस पोस्ट की लेजिटिमेसी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। जब केग अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो वो एक ओथ लेते हैं। इस ओथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एलिजियंस, देश की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के प्रति लॉयल्टी और अपने ड्यूटीज को इम्पार्शियल तरीके से निभाने का प्रॉमिस करते हैं। अगर टेन्योर की बात करें तो इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 ईयर्स की एज तक, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। मतलब फिक्स टर्म के साथ एक मैक्सिमम एज लिमिट भी डिसाइड की गई है। और दोस्तों, अगर रिमूवल की बात करें तो केग को सिंपल प्रोसीजर से रिमूव नहीं किया जा सकता। उनकी रिमूवल का प्रोसेस सेम होता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, यानी ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ये पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद होता है। तो दोस्तों, ये था अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ केग का फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ केग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। तो केग को अपने पूरे टर्म तक काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई है ताकि उनकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज ना हो। केग एक बार अपॉइंट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी फर्दर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ये रूल उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल बनाता है। उनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करती है और सैलरी का लेवल रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इससे उनके पोस्ट की डिग्निटी और इम्पोर्टेंस समझ आती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी सैलरी या राइट्स उनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं ले सकती। ये उनकी इंडिपेंडेंस को और भी सील्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि केग के डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं उनकी सर्विस कंडीशन भी बिना केग से कंसल्ट किए नहीं की जा सकती। मतलब स्टाफ सिलेक्शन या प्रमोशन पॉलिसीज में केग की कंसल्टेशन मैंडेटरी है। ये इंश्योर करता है कि उनका टीम भी अनबायस्ड और प्रोफेशनल हो। और दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड ये है कि केग की ऑफिस का पूरा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली लिया जाता है। पार्लियामेंट इस खर्चे पर वोट नहीं करती, अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स। इस सिस्टम से उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस
पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। कोई भी रूलिंग पार्टी उनकी सैलरी या ऑफिस एक्सपेंसेस रोक नहीं सकती। तो ये था इंडिपेंडेंस ऑफ केक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ केक, जिसे आर्टिकल 149 में डिफाइन किया गया है। तो इनका सबसे पहला और मेन काम है ऑडिट करना हर उस एक्सपेंडिचर का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी से निकलता है। इसके अलावा कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स का भी ऑडिट उनके स्कोप में आता है। मतलब सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, ये सब केग वेरीफाई करता है। केग सिर्फ रूटीन खर्चे नहीं बल्कि गवर्नमेंट के ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का भी ऑडिट करता है। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री चला रही है या कोई कॉमर्शियल काम कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग भी केग के रडार पर होती है। ये पावर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वॉचडॉग बनाती है। नेक्स्ट है केग सेंटर और स्टेट्स के रेवेन्यू रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। वो इंश्योर करता है कि जो पैसा गवर्नमेंट कमा रही है उसका सही कलेक्शन हो रहा है या नहीं, और जो खर्च हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी और रूल्स की कॉम्प्लायंस हो रही है या नहीं। इससे फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन होता है। नेक्स्ट है जो भी बॉडीज, ऑथोरिटीज, कॉरपोरेशन या कंपनीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू से फंडेड है, चाहे फुल्ली हो या पार्शियली, उनका ऑडिट भी केग करता है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही नहीं बल्कि उनके अंडर चलने वाले पब्लिक एंटरप्राइजेस भी केग के अकाउंटेबिलिटी जोन में आते हैं। केग की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना, जैसे कि डेब्ट, डिपॉजिट, एडवांसेज, लोन्स और सिंकिंग फंड्स, ताकि कोई इरेगुलरिटी ना हो। प्रेसिडेंट के लिए भी केग एक एडवाइजर की तरह काम करता है। वो अकाउंट्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। नेक्स्ट है केग अपना काम कंप्लीट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को यूनियन लेवल पर, जबकि गवर्नर को स्टेट लेवल पर। आर्टिकल 279 के तहत केग का ड्यूटी है कि वो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स या ड्यूटी सर्टिफाई करे। ये सर्टिफिकेशन रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए भी केग एक गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर के रूप में काम करता है। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना काम केग के ऑडिट रिपोर्ट और गाइडेंस के बेसिस पर करती है। नेक्स्ट है पहले केग यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी मेंटेन करता था, लेकिन अब केग का फोकस मेनली स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करना है। यूनियन लेवल पर अकाउंटिंग का काम अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर आता है, लेकिन स्टेट्स के अकाउंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी केग के पास ही है। तो दोस्तों ये था ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ केग का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे केग के रिपोर्ट्स की। तो केग अपना ऑडिट का काम कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट्स बनाता है उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। ये रिपोर्ट्स ऑडिट फाइंडिंग्स का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है। इनके जरिए गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाता है। प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं, जिससे ये पब्लिक डोमेन में आती है। यहाँ पे पहला है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रिपोर्ट बताता है कि जो पैसा पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को वेरियस सर्विसेज के लिए अप्रूव किया था, क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ या नहीं। इसका मकसद होता है कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। इससे पता चलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या सरप्लस किस लेवल पे है। यहाँ पे नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये रिपोर्ट उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज और कॉरपोरेशन का ऑडिट करती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जैसे एयर इंडिया, ओएनजीसी, ईटीसी।
इसमें ये देखा जाता है कि ये कंपनीज किस तरह परफॉर्म कर रही है और उनके अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट है या नहीं। इसका एम होता है पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखना। नेक्स्ट है, जब केग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के जरिए पार्लियामेंट में रखी जाती है तब उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामाइन करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो मेनली ओपोजिशन के एमपी लीड करते हैं। ये कमेटी रिपोर्ट्स के फाइंडिंग को रिव्यू करती है और गवर्नमेंट से जवाब मांगती है अगर कहीं इरेगुलरिटीज या मिसयूज ऑफ फंड्स दिखाई देता है। इस प्रोसेस से ही गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति इंश्योर होती है। तो दोस्तों, ये था केग के रिपोर्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ केग के बारे में। तो इसका सबसे पहला रोल है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहोल्ड करना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब पैसा सिर्फ वही खर्च हो जो लॉ के हिसाब से परमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, केग को अक्सर कहा जाता है वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के फंड्स का मिसयूज ना हो और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट रोल ये है कि केग एक्सपेंडिचर के अंदर लीगलिटी, विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी चेक करता है। मतलब पैसा सही तरीके से सही जगह और एफिशिएंट मैनर में यूज हो। केग ऑडिट्स को दो तरीके से कंडक्ट करता है। पहला है रेगुलेटरी ऑडिट, जिसमें देखा जाता है कि लीगल कॉम्प्लायंस हो रही है या नहीं। और दूसरा है प्रॉपर्टी ऑडिट, जिसमें विजडम, इकोनॉमी और एफिशिएंसी को चेक किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका एक लिमिटेशन भी है। केग सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर के डिटेल्स डिमांड नहीं कर सकता। मतलब कुछ सेंसिटिव चीज़ें उनके ऑडिट स्कोप से बाहर रखी गई है। तो ये था केग के रोल का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे केग का एक इम्पोर्टेंट रोल है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के ऑडिट्स में भी। इनके लिए कॉरपोरेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे पहली कैटेगरी उन कॉरपोरेशंस की है जो कम्प्लीटली केग के ऑडिट के अंडर आती है। मतलब इनके अकाउंट्स डायरेक्टली केग के द्वारा चेक किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ओएनजीसी और एयर इंडिया। दूसरी कैटेगरी उन कॉरपोरेशंस की है जिनका ऑडिट तो प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं, लेकिन केग उन रिपोर्ट्स को सप्लीमेंट करने का पावर रखता है। इसके अंडर आते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। और तीसरी कैटेगरी उन कॉरपोरेशंस की है जिनका ऑडिट प्योरली प्राइवेट ऑडिटर्स के थ्रू होता है। यहाँ पे केग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स है LIC, SBI और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरह केग के ऑडिट पावर्स हर कॉरपोरेशन के लिए एक जैसे नहीं होते। ये कॉरपोरेशन के स्ट्रक्चर और लीगल स्टेटस पे डिपेंड करता है। लेकिन इन क्लासिफिकेशंस के जरिए गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि पब्लिक मनी का यूज सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे हर लेवल पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे एप्पलबाई क्रिटिसिज्म ऑफ केग की, जिसमें उन्होंने केग के रोल पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस उठाए थे। सबसे पहले उनका कहना था कि केग एक कॉलोनियल लीगेसी है। मतलब यह सिस्टम ब्रिटिश टाइम से आया है और आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए उतना सुइटेबल नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह था कि केग की वजह से ब्यूरोक्रेटिक में एक अनविलिंगनेस टू डिसाइड और एक्ट आ जाती है। ऑफिसर्स अक्सर डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि केग उन्हें नेगेटिव तरीके से देख सकता है। नेक्स्ट है, एप्पलबाई का मानना था कि पार्लियामेंट ने केग की इंपॉर्टेंस को एक्सैजरेट कर दिया है। मतलब जितना बड़ा रोल उन्हें दिया गया है शायद उतना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केग का रोल लिमिटेड है। वो सिर्फ एक फाइनेंशियल वॉचडॉग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी एस्पेक्ट्स में उनका कोई रोल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म था कि ऑडिटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन की डीप नॉलेज नहीं होती। मतलब जो ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उन्हें ज़्यादा क्लैरिटी होती है कंपेयर टू ऑडिटर्स। और लास्ट पॉइंट में एप्पलबाई ने कहा
कि डेप्यूटी सेक्रेटरी जैसे ऑफिसर्स केग स्टाफ से ज़्यादा जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मतलब केग की रिपोर्ट्स हमेशा प्रैक्टिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो ये था एप्पलबाई क्रिटिसिज्म का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे उन आर्टिकल्स को जो डायरेक्टली केग से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है आर्टिकल 148। ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि इंडिया में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस एस्टैब्लिश होगा। मतलब इसी से केग का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पाता है। यहाँ पे अगला है आर्टिकल 149। ये आर्टिकल क्लियरली बताता है केग के ड्यूटीज और पावर्स, जैसे ऑडिट्स करना, रिपोर्ट्स देना और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। फिर आता है आर्टिकल 150। तो इसके तहत डिसाइड होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का फॉर्म कैसा होगा, और इसके लिए केग प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। और यहाँ पे फाइनली है आर्टिकल 151। तो ये आर्टिकल कहता है कि केग के ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट किए जाएंगे, जो फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 आर्टिकल्स जो डायरेक्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।